जय हिंद फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप भाग 2 भाग फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखें तो आप भाग देख लीजिएगा 1। अफ्रीका का 2 वीडियो है, पहला देखिएगा उसके बाद दूसरा देखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका का भाग 2 आज पढ़ रहे हैं सर, गौर कीजिएगा। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है यहां से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क, विषुवत और मकर। नीचे वाला क्या है? मकर रेखा ही तो है सर, नीचे मकर रेखा गुजरती है और बीच में क्या है? विषुवत है, विषुवत है। और ऊपर लाइन क्या है सर? कर्क रेखा है, इसका नाम है कर्क रेखा। तो ऊपर का लाइन है कर्क रेखा, यानी मकर, विषुवत और कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो कर्क रेखा है वो अफ्रीका के किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो आइए सर देखते हैं, गौर कीजिएगा। कर्क रेखा अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। कितना देश से? कितना देश से? 7 देश से। हमने कहा कर्क रेखा अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। आज 7 देश बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कर्क रेखा 7 देशों से होकर गुजरती है। पहला देश का नाम है पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा। यहां पे मैंने लिखा है WE, वेस्टर्न सहारा। WS लिखते हैं सर, यहाँ पे W से वेस्ट हो जाएगा, S से हो जाएगा सहारा, वेस्टर्न सहारा। यानी वेस्ट मतलब क्या होता है? पश्चिम, पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद एक देश है मॉरिटानिया, मोरिटानिया। पश्चिमी सहारा के बाद क्या है? मोरिटानिया, मोरिटानिया। उसके बाद है माली, MLI, माली। यहां पे देश है माली। पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली। पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली। ऊपर देश है अल्जीरिया, ऊपर देश है AL, अल्जीरिया। और अल्जीरिया के नीचे देश है नाइजर, NA, नाइजर। और नाइजर के ऊपर यहां पे आइएगा तो आपको देश मिलेगा लीबिया। क्या है सर? लीबिया। और लीबिया के बाद क्या है सर? मिस्र। ये देश देख रहे हैं, दरअसल इसका नाम है मिस्र और इसका नाम क्या है सर? लीबिया। देश का नाम लिख ही दे क्या? वैसे लिखा तो जाएगा सर, जहां लिखा जाता है वहां लिख दे रहे हैं। छोटा छोटा देश है, आइए लिख देते हैं यहाँ पे। जहां पे लिखा जा रहा है नाम वहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक बार फिर से देख लीजिए आप। पश्चिमी सहारा के बाद है मॉरिटानिया, मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के बाद है माली। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली। इसके नीचे है नाइजर, नाइजर देश है, नाइजर। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर। ये वाला देश देख रहे हैं, इसका नाम है अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया। और अल्जीरिया के बाद देख रहे हैं, इसका नाम है लीबिया, 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 ठीक है। तो यही वो 7 देश है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। वहां पे हम स्पॉट कर दे रहे हैं सर, देखिए यहाँ पे। एक तो आपका पश्चिमी सहारा है, जहां जहां से गुजर रहा है लाइन वहां पे स्पॉट बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, गौर कीजिएगा। एक तो आपका पश्चिमी सहारा है, उसके बाद मॉरिटानिया है, उसके बाद माली है, उसके बाद अल्जीरिया है, और उसके बाद नाइजर है, और उसके बाद लीबिया है, और उसके बाद मिस्र है। तो आपके सामने है सर कि 7 देशों से होकर गुजरती है। दरअसल इन देशों की कुछ खासियत है, ठीक है। खासियत क्या है जरा सुनिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा। जो पश्चिमी सहारा देख रहे हैं उसके ऊपर चलिएगा तो यहां पर एक देश है, यहां पर एक देश है, इसका नाम है मोरक्को। पश्चिमी सहारा के ऊपर देखिएगा, यहां पे एक देश है, इसका नाम है मोरक्को सर। यहां पे लिखते हैं सर, पश्चिमी सहारा के ऊपर देखिएगा तो यहां पे एक देश मिलेगा जिसका नाम होगा मोरक्को, मोरक्को। ये वही मोरक्को कंट्री है जहां का रहने वाला था इब्न बतूता। इब्न बतूता कहां से आया था? आपका जवाब है मोरक्को से आया था, ठीक है। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था। 1333 में भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 ईस्वी में ही
इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी एक पद होता है राज्यपाल की तरह, तो दिल्ली का काजी बनाया था इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये वही इब्न बतूता मोरक्को का निवासी है जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था रेहला। तो रेहला पुस्तक की रचना इब्न बतूता के द्वारा किया गया है, अरबी भाषा में लिखा गया पुस्तक है सर। तो ये देश है मोरक्को। मोरक्को की सीमा ऊपर भूमध्य सागर से भी लगता है, ऊपर सागर है, इसका नाम क्या है भूमध्य सागर। अब ऊपर सागर है भूमध्य सागर, तो मोरक्को की सीमा भूमध्य सागर से भी लगता है और अटलांटिक महासागर से। इस तरफ क्या है अटलांटिक महासागर है। मोरक्को एक ऐसा देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से लगता है। मोरक्को की राजधानी रबात है, मोरक्को की राजधानी रबात है और रबात अटलांटिक महासागर के तट पर है। मैंने कहा मोरक्को की कैपिटल कहाँ है, तो राजधानी है रबात। मोरक्को की राजधानी कहाँ है रबात, और रबात जो है वो अटलांटिक महासागर के तट पर है। और मोरक्को के पास में देखिएगा तो ऊपर मोरक्को के जस्ट ऊपर चलिएगा तो ऊपर आपका यूरोप महाद्वीप दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक। इधर तो एशिया का भाग है, यहां से यहां तक क्या है यूरोप है। तो यूरोप महाद्वीप में एक तो छोटा सा देश पुर्तगाल है, अब पुर्तगाल के बाद फिर एक देश मिलेगा आपको स्पेन, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया। पुर्तगाल ये वाला है, ये वाला क्या है स्पेन है। तो जो स्पेन देख रहे हैं उसी स्पेन के नीचे और मोरक्को के ऊपर सरकरा जलसंधि पाया जाता है, और इस जलसंधि को कहा जाता है, गौर कीजिएगा सर यहाँ पे देखिए, इस जलसंधि को कहा जाता है जिब्राल्टर जलसंधि। इस जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। टाइटल देख रहे हैं सर जल संधि का अर्थ होता है दो समुद्री क्षेत्रों को जोड़ना, और जहां दो समुद्री क्षेत्र जुड़ेंगे वहां दो स्थलीय क्षेत्र अलग हो जाएगा। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि, और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप का वह देश है स्पेन, एसपी अर्थात स्पेन, स्पेन है यहाँ पे, ठीक है। यूरोप का ऊपर का देश का नाम क्या है सर स्पेन है, स्पेन है। और नीचे क्या है सर मैंने बता रखा है, यहाँ पे लिख रखा है मोरक्को। तो कह सकते हैं जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन और मोरक्को के मध्य है। लेकिन जिब्राल्टर जलसंधि जहां पे है वहां पे जिब्राल्टर नाम का एक स्थान भी है, जिब्राल्टर नाम का एक स्थान भी है, और उस जिब्राल्टर पर राजनीतिक अधिकार यूके का है। जिब्राल्टर पर राजनीतिक अधिकार किसका है यूके का है। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम बोले तो इंग्लैंड ब्रिटेन, एक ही बात है, राजधानी लंदन है। तो जिब्राल्टर पर राजनीतिक अधिकार यूके का है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ता है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, जबकि यह स्पेन और मोरक्को के मध्य है, स्पेन और मोरक्को के मध्य है। दूसरी विशेषता यह है कि जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आप भूमध्य सागर में जाएंगे तो भूमध्य सागर में जाने के लिए बस यही एक प्राकृतिक रास्ता है जहां से आप होकर जाएंगे, और भूमध्य सागरीय तट पर जो देश है ऊपर हो या फिर नीचे का देश हो, उन देशों से आप व्यापार कर सकते हैं, सामान लाना और ले जाना। तो दरअसल जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से भूमध्य सागर में प्रवेश किया जा सकता है, इसलिए जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी भी कहा जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी भी कहा जाता है सर, ठीक है। आगे की विशेषता यह है कि जो भूमध्य सागर आप देखते हैं ऊपर, भूमध्य सागर के तट पर अफ्रीका के कुछ देश हैं, उन देशों में एक तो मोरक्को है, मोरक्को के बाद अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद यहाँ पे ट्यूनिसिया है, अल्जीरिया के बाद यहाँ पे ट्यूनिसिया है, अल्जीरिया के बाद यहाँ पे क्या है ट्यूनिसिया है, ट्यूनिसिया के बाद लीबिया, उसके बाद मिस्र। 1 2 3 4 5 अफ्रीका का 5 देश भूमध्य सागर के तट पर है। मैंने बताया अफ्रीका का 5 देश भूमध्य सागर के तट पर है। तो यहां लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा, 5 देश, अफ्रीका के कितना देश 5 देश किसके तट पर है भूमध्य सागर। अफ्रीका का 5 देश भूमध्य सागर के तट पर है। उन 5 देशों का नाम क्या है सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जो पहला देश उसका नाम है मोरक्को, पहला देश उसका नाम क्या है मोरक्को है, और मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को की राजधानी कहाँ है रबात, और रबात अटलांटिक महासागर के तट पर है। जबकि अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस,
मैंने बताया मोरक्को की राजधानी है रबात और अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस, भूमध्य सागर के तट पर है। और ट्यूनिसिया की राजधानी है ट्यूनिस, ट्यूनिसिया की राजधानी है ट्यूनिस। और लीबिया की राजधानी देखिएगा तो आपको मिलेगा त्रिपोली, लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली है। और मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। तो आपको समझना है काहिरा तो नील नदी के तट पर है, जबकि भूमध्य सागर के तट पर अफ्रीका के 3 देशों की राजधानियां हैं। भूमध्य सागर के तट पर अफ्रीका के 3 देशों की राजधानियां हैं। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस और लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। तो यहां लिख सकते हैं एक देश तो मोरक्को है, मोरक्को के भूमध्य सागर के तट पर 5 देश है, तो मोरक्को के बाद क्या है? अल्जीरिया है, अल्जीरिया है। और अल्जीरिया की राजधानी मैंने बताया अल्जीरियस, अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जीरियस है। इसके बाद ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है, ट्यूनिसिया एक देश है, ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया की राजधानी सर ट्यूनिस है, ट्यूनिस। ट्यूनिसिया की राजधानी कहाँ है? ट्यूनिस है, ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है। और फिर चलिएगा आगे, लीबिया, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, लीबिया, लीबिया की राजधानी कहाँ है? आपका जवाब है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा, मैंने बताया मिस्र, मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा, जो कि नील नदी के तट पर है, काहिरा। तो चलिए सर यहां लिखते हैं मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर है। दरअसल यही वो देश है भूमध्य सागर के तट पर, यूरोप का 5 देश है। अब इन देशों की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता यह है कि जो मोरक्को है वहां का इबन बतूता था, और मोरक्को में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है टैफिलालेट मरुस्थल। मोरक्को में एक मरुस्थल पाया जाता है जिस मरुस्थल का नाम है टैफिलालेट मरुस्थल। चलिए सर, यहां पर एक मरुस्थल पाया जाता है और मैंने बताया कि इस मरुस्थल का नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है टैफिलालेट मरुस्थल। इस मरुस्थल का नाम क्या है? टैफिलालेट मरुस्थल। और जो टैफिलालेट मरुस्थल है यहीं पड़ता है मोरक्को में, यहां लिखते हैं टैफिलालेट, टैफिलालेट मरुस्थल। तो टैफिलालेट मरुस्थल कहां पड़ता है? मोरक्को में है। और आप यहां पे देखिएगा तो एक पर्वत आपको मिलेगा, पहाड़, और इस पर्वत को कहा था एटलस पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है सर? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत आप देखिएगा तो मोरक्को के साथ साथ अल्जीरिया में है, मोरक्को के साथ साथ अल्जीरिया में है। इसका विस्तार और ऊपर तक है, ट्यूनिसिया के बॉर्डर तक है। तो मोरक्को अल्जीरिया में है, दोनों देशों में है, ट्यूनिसिया के बॉर्डर तक है, अर्थात अल्जीरिया में एटलस पर्वत का विस्तार सबसे ज्यादा है। एटलस पर्वत का विस्तार सबसे ज्यादा कहां पड़ता है? आपका जवाब है अल्जीरिया में है। और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकल है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकल है, जो कहां पड़ता है सर? आप कह सकते हैं यहां पे कि मोरक्को में है। आइए लिखते हैं, यहां पे गौर कीजिएगा। चलिए ना यहीं पे लिखते हैं नोट में, यहां पे एटलस पर्वत, एटलस, एटलस पर्वत। तो मैंने यहां पर लिख रखा है एटलस पर्वत, देख रहे हैं एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत जो है, गौर कीजिएगा, यह अफ्रीका का सबसे प्रमुख पर्वतमाला है। एटलस पर्वत अफ्रीका का सबसे प्रमुख पर्वतमाला है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लैक, माउंट ब्लैक। एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक, ठीक है। तो यहां लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा, माउंट ब्लैक है, ओ सॉरी माउंट टॉबकल है सर, माउंट टाउबकल। एटलस की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट टॉबकल है। माउंट टॉबकल कहां मिलेगा सर? आपका जवाब है मोरक्को में है। यहां लिखते हैं सर, मोरक्को में पड़ता है। जबकि इस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहां है? आपका जवाब अल्जीरिया में है, अल्जीरिया में है, अल्जीरिया, जीरिया। ये पर्वत का विस्तार ज्यादा कहां है? अल्जीरिया में है सर, यहां पे है। दरअसल बर्बर नाम की जनजाति पाई जाती है, ठीक है, यहां पे। और दूसरी विशेषता यह है कि अल्जीरिया अफ्रीका के 55 देशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया अफ्रीका के 55 देशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश का नाम क्या है सर? अल्जीरिया है। यहां लिखते हैं शॉर्टकट में क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के मामले में अफ्रीका का सबसे क्या है सर? बड़ा देश है, ठीक है। जबकि अल्जीरिया के ऊपर देखिएगा ट्यूनिसिया नाम का देश है, ट्यूनिसिया। और ट्यूनिसिया अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन करता है,
ठीक है। और यहाँ पे जल विद्युत का भी उत्पादन होता है, ट्यूनिसिया में जल विद्युत का भी उत्पादन होता है और जैतून का उत्पादन होता है। तो ट्यूनिसिया किस लिए फेमस है? ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है, यहीं पे लिखते हैं सर, ट्यूनिसिया की राजधानी कहाँ है? ट्यूनिस। ट्यूनिसिया के बगल में एक और एक्स्ट्रा सवाल लिख रहे हैं यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे जैतून ज्यादा होता है, जैतून। तो ट्यूनिसिया किसके उत्पादन के लिए फेमस है? ट्यूनिसिया जो है वह जैतून उत्पादन के लिए फेमस है। और लीबिया अफ्रीका के 55 देशों में सबसे नगरीकृत देश है। अफ्रीका के 55 देशों में सबसे नगरीकृत देश, शहरी देश लीबिया है। आप यहां देखिए, लीबिया नाम का देश यहाँ पे है। तो लीबिया के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश। नगरीकृत बोले तो शहरी। आप यहां देखिए सर, लीबिया नाम का देश है, तो लीबिया जो है अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश है, शहरी देश है। जबकि अफ्रीका का अमीर देश, धनी देशों में से एक है मिस्र। धनी देशों में से एक है मिस्र। मिस्र की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो जरिया है वह है स्वेज नहर। मिस्र की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जरिया क्या है? इनकम का सबसे बड़ा जरिया है स्वेज नहर। और स्वेज नहर कहां पड़ता है? मिस्र में। आइए स्वेज नहर का अध्ययन करते हैं विस्तृत रूप से। तो जो स्वेज नहर है सर, वो यहीं पे मिलेगा आपको। स्वेज नहर दरअसल मिस्र में पड़ता है और यहां पे पड़ता है। ये एरिया देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहीं पे पड़ता है स्वेज नहर। और स्वेज नहर का काम क्या है सर? तो यहां से लेकर के यहां तक देख रहे हैं, एक सागर है, इसका नाम है रेड सी, बोले तो लाल सागर। चलिए सर नीचे लिखते हैं यहाँ पे, इस सागर का नाम है लाल सागर। और याद रहे सर, जो लाल सागर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो लाल सागर देख रहे हैं, इसके ऊपर देखिएगा तो एक और सागर है, इसे कहा जाता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है, नीचे लाल सागर है और ऊपर क्या है? भूमध्य सागर है। और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, जबकि अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ये पार्ट किसका है सर? ये पार्ट कहीं ना कहीं एशिया महाद्वीप का है, ठीक है, एशिया का है। तो आप कह सकते हैं कि एशिया को अफ्रीका से अलग करता है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। और स्वेज नहर आप देखिएगा तो मिस्र में एक प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप, और उस सिनाई प्रायद्वीप को काट कर बनाया गया है। सिनाई प्रायद्वीप को काट कर बनाया गया है स्वेज नहर। कैसे बनाया गया है? तो जरा देखिए, गौर कीजिएगा, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। दरअसल आप ये एरिया जो देख रहे हैं, दरअसल इसे कहा जाता है मिस्र, ठीक है। ये जो कंट्री है इसी का नाम क्या है? मिस्र है। और जो कंट्री मिस्र है, आप यहां पे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, गौर कीजिएगा, ये एरिया देख रहे हैं, ये तो आपका अरब प्रायद्वीप है इधर, और ऊपर का एरिया देखिए आप यहां पे, तो ये आपका भूमध्य सागर है। तो ऊपर का क्षेत्र में भूमध्य सागर और नीचे का क्षेत्र में लाल सागर। अब तीन ओर जब जल से घिर जाता है कोई क्षेत्र, देखिए तीन ओर जल से घिर गया है, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। और मिस्र का यह प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है सिनाई प्रायद्वीप। पूछा हुआ है दरोगा के मेंस के एग्जाम में, ठीक है, बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, दरअसल ऐसे देख रहे हैं, तीन ओर घिरा हुआ है, तो जब तीन ओर जल से घिर जाता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। अब मिस्र का ये वाला जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसे कहता है सिनाई प्रायद्वीप। तो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काट कर यहां पर एक नहर बनाया गया है, ऐसी नहर का नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर है, ठीक है। मिस्र का कुछ भाग उधर चला गया है, मिस्र का कुछ भाग एशिया में चला गया है, और ये नीचे लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है, और यहीं पे बना हुआ कौन सा नहर? स्वेज नहर है सर। तो इसी नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर, आधा सवेज, स्वेज नहर। तो आपका जवाब है स्वेज नहर किस देश में है? मिस्र में है। अब स्वेज नहर को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वेज नहर किस देश में है? आपका जवाब है मिस्र में है। मिस्र में किस प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया है? सिनाई, सिनाई प्रायद्वीप। मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया है। दूसरी विशेषता यह है कि यहां पे छोटे छोटे यहां पे झील भी पाए जाते हैं, ग्रेट बियर, सॉरी, यहां पर आप देखिएगा तो छोटे छोटे झील भी पाए जाते हैं। हालांकि वह झीलों का मतलब झीलों का जानकारी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो यहां पे देखिए, गौर कीजिएगा, मैंने बताया यहां पे सिनाई प्रायद्वीप है, और सिनाई प्रायद्वीप को काटकर स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। और स्वेज नहर का निर्माण जो है, स्वेज नहर का निर्माण जो है, वह निर्माण 1869 में किया गया था। यह वही दौर है जब गांधी जी का जन्म हुआ था।
ये वही दौर है जब गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, और 1869 में ही सुएज नहर का निर्माण हुआ है। और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, अब राष्ट्रीयकरण जो 1956 में किया गया है, और राष्ट्रीय कौन करेगा? जिस देश में है, मिस्र में है, तो मिस्र के सरकार के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया है। सुएज नहर के बनने से, सुएज नहर के बन जाने से जो यूरोप का व्यापार अफ्रीका के तटीय इलाकों से होकर एशिया से होता था, ऑस्ट्रेलिया से होता था, वह व्यापार अब इस रास्तों से नहीं होता है, बल्कि सीधे भारत का व्यापार यूरोप से होता है, और भारत का व्यापार इस रास्ते से होता है, आसानी से पहुंच जाता है। अब पहले अफ्रीका के तटीय इलाकों से होकर आता था समुद्री व्यापारिक जहाज। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सुएज नहर के निर्माण से भारत और यूरोप के मध्य लगभग 7000 किलोमीटर दूरी का बचत हुआ है। भारत और यूरोप के मध्य लगभग 7000 किलोमीटर दूरी का बचत हुआ है। और सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, लिख सकते हैं लाल, रेड सी। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो लाल सागर, लाल सागर को प्लस भूमध्य सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर से जोड़ता है। जबकि एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, मिस्र में है। आपने देख लिया सुएज नहर का जानकारी, ठीक है, मिस्र में पड़ता है सर। आगे की विशेषता समझेंगे ध्यान से। विश्व में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन मिस्र में होता है। मिस्र के किसानों को फेलाह कहा जाता है। मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है, ठीक है, मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। और यहां पे याद रखिए, गीजा का पिरामिड विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है, विश्व का सबसे ऊंचा पिरामिड है, विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है गीजा का पिरामिड। तो गीजा कहां पड़ता है? मिस्र में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। मिस्र को कहां पे लिखे सर? यहां पे लिखते हैं पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड का देश। तो पिरामिड का देश कहा जाता है मिस्र को। और संसार का सबसे बड़ा पिरामिड कहां का है? तो गीजा, कहां का है? गीजा। और गीजा का पिरामिड जो है वो मिस्र में है। और मिस्र के किसानों को फेलाह कहा जाता है। मिस्र में जो लोग किसान खेती करते हैं खजूर का, उसे फेलाह कहा जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन मिस्र में होता है, और मिस्र में जो खजूर होता है उस खजूर से भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आयरन का आवश्यकता अधिक होता है। आप समझ सकते हैं कैसे। अगली विशेषता यहां पे देखिएगा। मिस्र का तो जानकारी आपने जान लिया। अब नीचे एक देश देखिएगा, तो यहां पे एक देश मिलेगा आपको जिसका नाम है नाइजर। और नाइजर के नीचे एक देश है नाइजीरिया। नाइजर के नीचे एक देश है जिसका नाम है नाइजीरिया, नाइजीरिया। नाइजर के नीचे एक देश है जिसका नाम है नाइजीरिया। नाइजर के नीचे नाइजीरिया है। और यहां पे एक नदी बहती है, यहां पे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है नाइजर नदी। उस नदी का नाम है नाइजर, नाइजर नदी। कैंजी बांध यहीं पे स्थित है। कैंजी बांध नाइजर नदी पर है। नाइजर नदी नाइजीरिया में बहती है। और नाइजर नदी के क्षेत्र में देखा जाता है तो पेट्रोलियम का भंडार, मतलब पेट्रोल पाया जाता है, तेल पाया जाता है। तो नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है, अर्थात ऑयल रिवर तेल की नदी के लिए फेमस है, ठीक है। और जो नाइजीरिया देख रहे हैं, अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। और नाइजीरिया के बगल में एक देश देखिए, यहाँ पे घाना है। ये देश देख रहे हैं, इस देश का नाम क्या है? घाना है। ये वाला देश को आप देखिए जरा, इस देश का नाम है घाना। और घाना नाम का देश है, इसकी राजधानी है अकरा। अकरा, एकरा नहीं बोल रहे हैं, अकरा। घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा। और अफ्रीकी देश घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। गोल्ड कोस्ट क्योंकि इसके तटीय क्षेत्र पर, इसके तटीय क्षेत्र पर सोना का भंडार पाया जाता है, माइन से सोना का, इसलिए अफ्रीकी देश घाना को क्या कहा जाता है? तो घाना को गोल्ड कोस्ट। गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना होता है। तो गोल्ड कोस्ट, अफ्रीकी देश घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। और घाना की राजधानी अकरा है। आप यहां पे देखिएगा तो एक देश मिलेगा कैमरून नाम का। कैमरून नाम का देश है, यहाँ पे सी से कैमरून है। कैमरून नाम का देश है। और यहाँ पे एक ज्वालामुखी पाया जाता है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी का भी नाम है कैमरून, माउंट कैमरून। तो कैमरून देश में जो ज्वालामुखी है उसका नाम है कैमरून ज्वालामुखी। यहां लिखते हैं सर, मैंने शॉर्टकट में लिख रहा है MT, माउंट कैमरून, कैमरून।
तो कैमरून में एक ज्वालामुखी है, कैमरून नाम का, इसलिए इसे मतलब कह सकते हैं कि कैमरून ज्वालामुखी कैमरून में है। कैमरून ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? कैमरून में है, और कैमरून के नीचे से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और जब विषुवत रेखा होकर गुजरती है तो विषुवत रेखा के आसपास आप यहां देखिएगा तो कांगो नदी मैंने बताया था विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, लिम्पोपो नदी, पोपो, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी के आसपास सदाबहार वर्षा वन पाया जाता है, अर्थात उष्ण घास का मैदान है। तो उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, और यहाँ की सवाना जलवायु है। तो सवाना घास भूमि पाया जाता है अफ्रीका में, तो सवाना उष्ण घास भूमि है। और नीचे देखिएगा आप दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड एक प्रकार का शीतोष्ण घास का मैदान है। सवाना आप देखिएगा तो उष्ण घास भूमि है, और शीतोष्ण क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और खास बात देखिएगा कि जो आप अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में देख रहे हैं आप, तंजानिया नाम का देश है। तंजानिया मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, बताइए। और यह पर्वत के निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। पिछला वीडियो मैंने बताया था, आंसर नहीं बताया था हमने। तो देखिए तंजानिया में यहाँ पे किलिमंजारो पर्वत है, और किलिमंजारो पर्वत ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित पर्वत है। तो किलिमंजारो अफ्रीका का फेमस पर्वतों में से एक है, जो कि तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया में है। तंजानिया के तट पर पेम्बा और जंजीबार द्वीप है, जो कि लौंग और इलायची के लिए फेमस है, मैंने पिछला वीडियो में बताया है। आगे की विशेषता यह है, यहां पर तो आपने लगभग चीजों को समझ लिया है, ठीक है। लेकिन यहां पे जरा देखिएगा, यहां पे एक खाड़ी है, ये वाला भाग देख रहे हैं जिसको मैंने घेरा है, इस खाड़ी को कहा जाता है अदन की खाड़ी। यहां पे एक खाड़ी है जिसे कहा जाता है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। तो जो अदन की खाड़ी है, और ऊपर देख रहे हैं ये वाला पतला वाला रेड सी, लाल सागर है। तो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है, और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया का देश है यमन। इस देश का नाम क्या है सर? इसका नाम है यमन। ये वाला देश देख रहे हैं, ये वाला, इसका नाम है यमन। और नीचे का देश है जिबूती। नीचे का देश क्या है? जिबूती, जे अर्थात जिबूती। तो जो नीचे का जो देश है उसका नाम है जिबूती, और यहीं पर एक सरकरा जल संधि पाया जाता है, जो पिछला वीडियो में आपने पढ़ा था। दरअसल इस जल संधि का नाम क्या है? तो इस जल संधि का नाम है बाब अल मंडाब जल संधि, जो कि अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है और यमन को जिबूती से अलग भी करता है। ठीक है, आपने इस मानचित्र को समझ लिया है। अब आप देखिए थोड़ा सा आगे, अगली विशेषता आप यहां पे देखेंगे सर, गौर कीजिएगा। अच्छा, इन विशेषताओं को जानने से पहले, नहीं ठीक है, आप इसको समझेंगे पहले। तो आप यहां पे देखिएगा तो गौर कीजिएगा, पूरे अफ्रीका में अल अजीजिया नाम का एक स्थान है लिबिया में। लिबिया कहां पे है? मैंने अभी बताया था, लिबिया देख रहे हैं यहां पे है। तो लिबिया में ही एक जगह है अल अजीजिया, अल अजीजिया नाम का एक जगह है, जो पूरे अफ्रीका का सबसे गर्म स्थल है। अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया है, जो कहां पड़ता है? लिबिया में। एक काम करें ना, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग सर, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो मैंने बताया अफ्रीका का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया लीबिया में है। दूसरी विशेषता, अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेबरा और जिराफ के लिए जाना जाता है। अफ्रीका में एक क्षेत्र है ट्रांसवाल, और अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेबरा और जिराफ के लिए जाना जाता है। वही जिराफ जो कि सबसे ऊंचा पशु है। सबसे ऊंचा पशु क्या होता है? जिराफ होता है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है केप टाउन, और केप टाउन से काहिरा तक जाता है। देखिए नीचे दक्षिणी अफ्रीका नाम का देश है, पिछले वीडियो मैंने बताया है, दक्षिण अफ्रीका नाम का देश है। और दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन शहर से लेकर के मिस्र की राजधानी काहिरा तक एक जाता है, इस तरह से रेलवे लाइन जाता है। यहां से लेकर के यहां तक एक रेलवे लाइन जाता है, और ये जो रेलवे लाइन जाता है सर, यही अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर से शुरू होकर मिस्र की राजधानी काहिरा तक जाता है। अगली विशेषता है, अफ्रीका में एक देश है कांगो।
और कांगो को वनों का देश कहा जाता है। कांगो मैंने अफ्रीका के बीच वाला भाग में मैंने बताया था कांगो। आप देखिए यहाँ पे कांगो नाम का देश है, कांगो नाम की नदी भी है। और अफ्रीका में जो कांगो नाम का देश है उसे वनों का देश कहा जाता है। कांगो को क्या कहा जाता है? वनों का देश। और यहीं पे मैंने एक जनजाति भी बताया था, और उस जनजाति का नाम है, कौन सा जनजाति है बताइए? दरअसल वो जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, पिछला वीडियो मैंने बताया है। तो कांगो को वनों का देश कहा जाता है। मिस्र, मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन भी कहा जाता है। एक बात बताइए, यहाँ पे मिस्र है तो मिस्र से इधर क्या है? एशिया, और इधर क्या है? यूरोप। तो मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को क्या कहा जाता है सर? तो मिस्र को एशिया यूरोप का जंक्शन कहा जाता है, वही तो लिखा हुआ है, ए से एशिया, यू से यूरोप। मिस्र को एशिया प्लस यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। और स्वेज नहर के उत्तरी क्षेत्र में एक बंदरगाह है, यही ना स्वेज नहर है, इसके उत्तर क्षेत्र में एक बंदरगाह है, दक्षिण में एक बंदरगाह है। तो स्वेज नहर के उत्तरी क्षेत्र में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद पतन, उसका नाम है पोर्ट सईद पतन। और स्वेज नहर के जो दक्षिणी भाग में है उसका नाम है पोर्ट स्वेज पतन। नीचे है पोर्ट स्वेज, ऊपर है पोर्ट सईद पतन। पतन मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। तो ये बंदरगाह है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। और मध्य अफ्रीका में बहने वाली, अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में मध्य अफ्रीका में बहने वाली कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। वही कांगो नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, अर्थात कांगो को वनों का देश कहा जाता है। तो स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, और कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी को ही जायरे नदी कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में बहती है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर है। करीबा बांध भी जैम्बेजी नदी पर है। करीबा बांध जैम्बेजी नदी पर है, जबकि कैंजी बांध नाइजर नदी पर है। कैंजी बांध किस नदी पर है? नाइजर नदी पर है। और आसवान बांध नील नदी पर है। सर आसवान बांध कहाँ है? नील नदी पर है। मिस्र के किसानों को फिला कहा जाता है। मिस्र के किसानों को फिला कहा जाता है। अगली विशेषता क्या है सर, वो देखेंगे यहाँ पे। अब ये देख रहे हैं अफ्रीका का भौगोलिक स्थिति। तो जो अफ्रीका का जो भौगोलिक स्थिति आप देख पा रहे हैं, जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो आप अफ्रीका का जो भौगोलिक स्थिति आप देख रहे हैं ना, अब सही दिख रहा होगा। तो जो अफ्रीका का जो भौगोलिक स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी विशेषता है सर। विशेषता क्या है कि अफ्रीका के देखिएगा ये वाला एरिया कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये टूटा हुआ जा रहा है, ये टूटते जा रहा है। अफ्रीकन फॉल्ट बोलते हैं इसको। दरअसल ये टूटा हुआ जा रहा है। आप एटलस में देखिएगा तो रेड कलर का डॉटेड लाइन बकर के बना, सीढ़ी होता है ऐसे, तो सीढ़ी जैसा लाइन बना हुआ होगा, आप देखिए एटलस में। और वहीं से अफ्रीका टूट रहा है। और मेडागास्कर मोजाम्बिक से सटा हुआ था। मेडागास्कर, मोजाम्बिक यहाँ पे देश है सर, मोजाम्बिक नाम का देश है। मेडागास्कर मोजाम्बिक से सटा हुआ था, और मोजाम्बिक धीरे धीरे अलग, मोजाम्बिक से मेडागास्कर धीरे धीरे अलग हो गया, और बीच में पानी भर गया, जिसे मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है मोजाम्बिक चैनल। तो ये क्या है? मोजाम्बिक चैनल है। और मोजाम्बिक चैनल के द्वारा अफ्रीका से मेडागास्कर अलग होता है। इस द्वीप का नाम क्या है सर? मेडागास्कर। मेडागास्कर जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। तो मोजाम्बिक चैनल के द्वारा अफ्रीका से मेडागास्कर अलग होता है। और इस अफ्रीका के क्षेत्र में आप देखिएगा तो आपको एक दरार सा मिलेगा, और ये जो दरार सा स्थिति बनता है, इसी दरार में कई झील पाए जाते हैं। और अफ्रीका की इन झीलों को महान झीलें कहा जाता है। अफ्रीका की 5 बड़ी महान झीलें। अब 5 बड़ी महान झीलें तो आपका उत्तरी अमेरिका में भी था, जिसे 5 ग्रेट लेक्स कहा गया है, याद है ना? तो यहां पे 5 बड़ी झीलें अफ्रीका की। ऊपर वाला झील देख रहे हैं, इसका नाम है टंगनिका, और टंगनिका झील इथोपिया में है। जो टंगनिका नाम का झील है वो कहां पड़ता है? इथोपिया में है। टंगनिका नाम का झील कहां है? इथोपिया में है। उसके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे केनिया नाम का देश। यहाँ पे क्या है? केनिया। केनिया की राजधानी नैरोबी होता है। केनिया की राजधानी नैरोबी है। केनिया नाम का देश है, समुद्र तट पर है केनिया। और केनिया जो देख रहे हैं यहाँ पे, केनिया की सीमा से लगता हुआ एक झील है जिसका नाम है तुर्कान झील। तो टाना झील। अब देखिए अंग्रेजी में आप लिखिएगा त, आप फिर लिखिए ट, हिंदी में लिखा हुआ ट और ट, ठीक है। तो त को लिखिएगा तो अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? टी। और फिर इसको भी क्या लिखते हैं? टी। तो कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा टाना झील, और कहीं कहीं त रहेगा, त का ताना झील, कहीं कहीं टाना झील। अंग्रेजिया तो एक ही ना है, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, टाना झील इथोपिया में है, तुर्कान झील केनिया में है, और विक्टोरिया झील जहां से दुनिया की सबसे लंबी नदी निकलती है, दरअसल
वह नदी कहलाता है नील नदी, जो कि भूमध्य सागर में गिरती है ऊपर विक्टोरिया झील से। और यही वो विक्टोरिया झील है जहां से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। 4 झीलों का नाम रहेगा, कहेगा किस झील से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। तो सर आपके सामने है कि विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। ये वही विक्टोरिया झील है जहां से नील नदी निकलती है। अब यहां देखिए, टाना झील इथोपिया, तुर्कान झील केनिया, विक्टोरिया झील युगांडा और तंजानिया की सीमा पर है। ऊपर का देश युगांडा और नीचे का देश तंजानिया। नीचे का देश तंजानिया है, ऊपर का देश युगांडा है। तो युगांडा और तंजानिया के सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झील। फिर आप देखिएगा यहाँ पे अफ्रीका के सबसे लंबा झील, अफ्रीका का सबसे लंबा झील टंगानिका झील है, जो कि तंजानिया के तट पर है। तंजानिया नाम का देश है यहाँ पे, उसके तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो टंगानिका झील अफ्रीका का सबसे लंबा झील है। मलावी झील मलावी देश में है, और जहां पे मलावी झील है वहीं पे मलावी देश भी है। तो मलावी झील मलावी देश में है। और मलावी झील का दूसरा नाम न्यासा झील है। मलावी झील का दूसरा नाम क्या है? न्यासा झील। इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप समाप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका हो गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए सर, हो गया स्क्रीनशॉट। तो इस प्रकार अफ्रीका का विस्तृत अध्ययन समाप्त हुआ। आज की सेवा यहीं तक। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए सर, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।